हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि महा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए मात्र 3 दिनों में विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा। तो वह अम्लीय होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच हो तो वह होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा। तो वो क्षारीय होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। तो ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो ये कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है।
तो मीथेन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कार्बन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो जो कार्बन होता है ये अधातु होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2.5 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जो कोयला होता है इसका भंडारण सीमित होता है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और ये जब एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः हम इसे नहीं बना सकते हैं। तो कोयला अनवीकरणीय होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो जो यहाँ पे CH4 है यानी जो मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा गैस होता है। तो मीथेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। तो H2SO4 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मीथेन एक उत्तम, यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन एक उत्तम क्या है। तो ईंधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो मोसले ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे आवर्त कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति। यहाँ पे आपको बताना है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति। तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो सेब में मैलिक अम्ल होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि त्रिक नियम किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिक नियम किसने दिया। तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया था। तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो क्षार धातु कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इसे क्या कहते हैं। तो वर्ग कहते हैं। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44
44 नंबर प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात है। तो 118 तत्व ज्ञात हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम है ये निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक परमाणु के एक अणु में कितने परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 3 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। तो 18 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। तो चांदी होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है यानी OH- देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप कौन होता है।
तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है। तो सोना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे मरकरी यानी पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। तो सोना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण एवं जल बनाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कैसा होता है। तो ये अम्लीय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75
75 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि आभूषण कितने कैरेट सोना से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आभूषण बना होता है, जो गहना बना होता है, ये कितने कैरेट से बना होता है, तो ये 22 कैरेट से बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पीतल किसका उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि पीतल किसका उदाहरण है, तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो P4 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है, तो पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच में होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है, तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये सबसे अधिक खतरनाक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अम्ल है, तो HCl यहाँ पे क्या है, अम्ल है। और HCl का नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, तो जिसका पीएच मान 0 होगा वो प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है,
तो जो गोल्ड यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है ये अम्लराज में घुलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पे आपको बताना है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसका PDF हम बिल्कुल फ्री में देंगे। और उसके पहले आप लोग के लिए ये होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है अवकरण, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब हम बताते हैं इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो इस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेली टेस्ट चलता है। यहाँ पे देखिए इस टेस्ट पे आपको क्या करना है, किसी एक टेस्ट पे आपको जो ऊपर वाला होगा उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे 1574 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको आना है और यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे कोई भी आप एक नाम लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बताएगा और जो गलत होगा वो आपको बता देगा। अगर आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, यहाँ पे देखिए नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। तो ऐसे करके आप लोग 20 प्रश्नों का यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और इसका PDF आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट का हम यहाँ पे PDF दे चुके हैं। सामाजिक विज्ञान के 50 गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे चुके हैं, विज्ञान के 50 गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दे चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी PDF दे चुके हैं। तो अभी हम जो यहाँ पे पढ़ाए हैं मात्र 2 सेकंड में, जैसे ही क्लास खत्म होगा
उसके 2 मिनट बाद इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी विषयों का आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज होता है यहाँ पे देखिए वो हम यहाँ पे डाले हुए हैं, तो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम 2022 में कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो ये सभी बातें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।